नमस्कार दोस्तों। आज इंडिया के अंदर 789 यूनिवर्सिटी है, वही 37,204 कॉलेज है जो कि अलग अलग क्षेत्र या अपने क्षेत्र के अंदर वो टॉपर है। इनमें से कुछ गवर्नमेंट है तो कई प्राइवेट भी है। इतनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर आज कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि विदेशों के अंदर पढ़ाई करने जा रहे हैं या स्टडी करने जा रहे हैं। परंतु प्राचीन भारत में ऐसा नहीं था। प्राचीन भारत के अंदर इंडिया एक शिक्षा का बहुत बड़ा हब था। यहाँ पर विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। वैदिक काल से ही भारत के अंदर शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया। वैदिक काल के अंदर गुरुकुल और आश्रमों के जरिए शिक्षा को आगे बढ़ाया जाने लगा। वैदिक काल में जैसे जैसे समय निकला वैसे वैसे शिक्षा की जो प्रणाली है वो और भी बेहतर होती गई। गुरुकुल और आश्रमों से शुरू हुआ शिक्षा का सफर धीरे धीरे उन्नति करते हुए विश्वविद्यालयों के अंदर तब्दील हो गया। 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच भारत शिक्षा के अंदर विश्व का सबसे बड़ा केंद्र था। गणित, ज्योतिष, भूगोल, चिकित्सा विज्ञान जिसे आयुर्वेद के नाम से जाना जाता था, रसायन और साहित्य, इन सभी सब्जेक्टों में भारतीय विश्वविद्यालयों की कोई तुलना नहीं कर सकता था। उस वक्त भारत के अंदर 13 बड़े विश्वविद्यालय थे। हालांकि अधिकतर लोग दो ही प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे में जानते हैं, एक तो तक्षशिला और एक नालंदा। लेकिन इन दो के अलावा भी भारत के अंदर 11 और भी ऐसे विश्वविद्यालय थे जो कि बहुत प्रसिद्ध थे और जो अच्छी शिक्षा के लिए जाने जाते थे। आज इस वीडियो के अंदर उन 13 विश्वविद्यालयों की बात करेंगे जो कि भारत को एक अलग पहचान दिला के रखते थे या भारत की आज भी अलग पहचान रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नालंदा विश्वविद्यालय की। नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान इससे भी बयां हो सकती है कि यहाँ पे 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को जाता है। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान रखा था। यहाँ भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ये विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के पटना शहर से 88 किलोमीटर और राजगीर से 11 किलोमीटर दूर था। दूसरा विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आज से लगभग 2700 साल पहले हुई थी। उस वक्त वहां 10,500 विद्यार्थी पढ़ाई करते थे। इसमें जो विद्यार्थी थे वो भारत के ही नहीं कई अलग अलग देशों से भी ताल्लुक रखते थे। कहा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो अनुशासन था वो बहुत ही कठोर था। वहां पे अगर कोई राजा का बेटा होता तो भी वही साधारण व्यक्ति की जैसे उसके साथ में बर्ताव किया जाता, या कई अन्य होता तो भी उसके साथ में भी वही बर्ताव किया जाता जो राजा के बेटे के साथ में किया जाता था। तक्षशिला राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का विश्व स्तरीय केंद्र था। यहाँ पर शस्त्र विद्या सीखने के लिए एक टाइम पे 100 से ज्यादा अधिक राजकुमार पढ़ाई किया करते थे अलग अलग राज्यों के। हालांकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि तक्षशिला विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की तरह इतना बड़ा नहीं था। इसके अंदर जो गुरुकुल थे वो छोटे थे। तीसरा विश्वविद्यालय है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के अंत तक ये विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्रों में से एक था। वर्तमान भारत के नक्शे के अनुसार ये विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर के पास में था। कहा जाता है कि ये उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी था। यहाँ 1000 विद्यार्थियों पर 100 शिक्षक थे। यह विश्वविद्यालय तंत्र शास्त्र की शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। चौथा विश्वविद्यालय था वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय सौराष्ट्र गुजरात में स्थित था। 6ठी शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक लगभग 600 साल इसकी प्रसिद्धि चरम पर थी। यह विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा के लिए भी जाना जाता था। यही कारण था कि इस शिक्षा केंद्र पर पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से विद्यार्थी आते थे। 5वां विश्वविद्यालय था उदांतपुरी विश्वविद्यालय। उदांतपुरी विश्वविद्यालय मगध यानी वर्तमान बिहार में स्थापित था। इसकी स्थापना पाल वंश के राजाओं ने की थी। 8वीं शताब्दी के अंत से 12वीं शताब्दी तक लगभग 400 सालों तक इसका विकास चरम पर था। इस विद्यालय में लगभग 12,000 विद्यार्थी थे। छठा विद्यालय था सोमपुरा विश्वविद्यालय। सोमपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना भी पाल वंश के राजाओं ने ही की थी। इसे सोमपुरा माही विहार के नाम से भी पुकारा जाता था। 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच 400 साल तक यह विश्वविद्यालय बहुत प्रसिद्ध था। यह भव्य विश्वविद्यालय लगभग 27 एकड़ में फैला हुआ था। उस समय पूरे विश्व में बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाला सबसे अच्छा शिक्षा केंद्र था ये। 7वां विश्वविद्यालय था पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय वर्तमान भारत के उड़ीसा में स्थित था। इसकी स्थापना 3री शताब्दी में कलिंग राजाओं ने की थी। इस विश्वविद्यालय का परिसर 3 पहाड़ों ललितगिरी, रतनगिरी और उदयगिरी पर फैला हुआ था। इतिहासकारों के वर्णन के अनुसार जो भारत के अंदर जो शिक्षा का क्षेत्र था उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने बढ़ोतरी करी है या सबसे ज्यादा किसी ने बढ़ाया है तो वो पाल वंश के शासकों ने बढ़ाया था। 8वां विश्वविद्यालय था जगदला जो कि पश्चिम बंगाल में था। 9वां विश्वविद्यालय था नागार्जुन कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में था।
10वां था वाराणसी विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में था। 11वां था कांचीपुरम विश्वविद्यालय जो कि तमिलनाडु के अंदर था। 12वां था मणिकेत विश्वविद्यालय जो कि कर्नाटक के अंदर स्थित था। 13वां था शारदापीठ विश्वविद्यालय जो कि कश्मीर के अंदर था। इसके अलावा भी कई विश्वविद्यालय थे जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर अलग स्थान रखते थे। प्राचीन भारत से ही भारत के अंदर शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है और अभी भी भारत के अंदर शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छा है। आज भी इंडिया के अंदर कई नई नई यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुल रहे हैं ताकि भारत के जो छात्र हैं उनको नई तकनीकी के बारे में जानकारी मिल सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।